स्टूडेंट है, एक बड़ा बॉडी बिल्डर है, एक जरा वो है, दोनों के दरमियान एटलीस्ट डेटरेंस की जो स्टेटस होगा दैट इज समथिंग लाइक अ डिफरेंट होगा। या आप अपनी में क्लास के अंदर दो स्टूडेंट बैठे हैं, उनको पता है अगर मैं इसके साथ कोई मिसबिहेव करूंगा या मैं इसके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर करूंगा, ही कैन शो अ रिस्पॉन्स या इसका रिएक्शन शो करेगा। सो अवॉइड करते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन ना हो, because you know that if I do something, other may show some strong response. तो ये जो डेटरेंस की टर्म होती है यूजली दैट इज रिलेटेड टू टू न्यूक्लियर स्टेट्स या टू न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान होती है। So initially the concept of deterrence was introduced during this US Soviet Union competition during the Cold War period. फॉर एग्जांपल अब तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। इसकी एग्जांपल ये भी देख लें कि इंडिया को पता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक करना है, न्यूक्लियर अटैक करना है, कि पाकिस्तान आल्सो हैव अ न्यूक्लियर वेपन, सो दे कैन शो अ रिटेलिएट, they can show a strong response or reaction. So इसके consequences is not limited for a one nation or attacker but also to the defender. तो इसलिए जो डेटरेंस एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो रीजन यही है कि द न्यूक्लियर वेपन इज बेसिकली क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट ऑफ द डेटरेंस। तो डेटर का मतलब होता है कि रिटेलिएट करना होता है कैसे आप लोगों ने। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि जो साइबर थ्रेट अगर कोई आपका आ रहा है, क्योंकि व्हेन यू आर एस्टेब्लिश अ पॉलिसी और जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी, that basically define the rule of engagement. What does it mean, a rule of engagement? It means what actor or a stakeholder is basically part of this policy. So you need to induct some professional people, you need to induct some policy maker, you need to induct some टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ये जो एंगेजमेंट होते हैं, फिर ये होता है कि जो आपके एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है ना, you need to engage that industry also in when you are formulating a cyber policy. So for example, simply we can say that private government private partnership is a part of this engagement के अंदर वो आ जाती है इसके अंदर। So engagement में simply we can say that rule of engagement के what kind of strategy you are या कौन से actor and that are you basically engage in a policy that outline the strategy for defending against and deterring cyber threat. इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि योर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हम सिंपली कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कोई HBL हो गई या अस्करी बैंक हो गई या दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर होगा, दे आर फेसिंग अ साइबर थ्रेट। तो स्टेट क्या करती है, उनको बैठ के उनके साथ वो डिस्कस करती है, उनके एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है कि व्हाई दिस बेसिकली दिस financial sector are facing some cyber attacks or a cyber threat. So how we can deter this cyber threat or how we can use the countermeasure strategy. So उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आप इन्वॉल्व करते हैं। इट्स नॉट जस्ट ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेमवर्क और एंगेजमेंट, इट्स नॉट ओनली फॉर अ गवर्नमेंट सेक्टर, जो आपका प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग साइबर पॉलिसीज। तो ये आपकी पॉलिसी हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट डज इट मीन नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज या हाउ इट इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड। हम अब इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। वन इज बेसिकली अ नेशनल पॉलिसीज, हाउ द नेशनल पॉलिसी is formulated for the cyber security, or you can say the national policy on a cyber warfare. Then we divide our lecture in a second part, that is the international policy on a cyber warfare. So national policy hoti kya hai? Do you know the difference of national policies and international policies? If I say that, just briefly define the term national and international policies, are how you can basically separate both these terms, draw a boundary between international and national policies. किसी को इसके बारे में कोई आइडिया है नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या होती है? यूर अ स्टूडेंट ऑफ DSS, so you must know about this. सर दोनों में डिफरेंस एक मिनट मैं रैंडमली मैं ऐसे बुला लेता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कौन है। ओके, आपका नोट कर लिया मैंने कि आप रिस्पॉन्स शो कर रहे थे। सो लेट्स सी,
Shehzad. Okay, then this Hania Akram, Hania, this, sorry, yes, Hania Akram Raja. Apologies for this. Walaikum salam. Yes, please. Do you know what is the difference between national and international? And Said, sorry, Saidan, Sardar. मैं जिसको कॉल करता हूँ वो फिर लीव कर देता है. Sir, someone has removed me from the meeting. What's wrong with this? Why? Maybe you 1 second. One second. Just check the setting. इसकी सेटिंग तो यही है. अब मेरे maybe there is some signal problems. I don't think so. Okay, I will let us solve what's the problem. Why this is happening even in the higher class. But okay, let's see. Yes, Hania, you were talking about this. Yeah. Muhammad Sahel. यस सर, आपने मेरा नाम लिया था. Okay, yes, please. सर, नेशनल पॉलिसी वही होता है जो एक स्पेसिफिक नेशन अपने लोगों के लिए बनाता है, यानी कि विद इन नेशन, और इंटरनेशनल पॉलिसी बिटवीन नेशन या अमंग नेशन जो होते हैं. हाँ, ये चलें ठीक है. इसको national policies, or simply we can say that a state basically is related to an individual state or a country that is related to address their particular issue. When we talk about the international policy, usually 21st century के अंदर international के लिए term use होती है global. वैसे इसको हम global policies भी कह सकते हैं या international policy, उसके लिए हम use करते हैं term. तो जो नेशनल पॉलिसी होती है, सिंपली वी कैन से दैट इज बेसिकली प्योरली रिलेटेड टू इंडिविजुअल कंट्रीज और इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए होती है. जो एक ग्लोबल पॉलिसी होती है दैट इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड ग्लोबल लेवल के ऊपर होती है, वेयर देयर इज अ सम अंडर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है. जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन है, उसके थ्रू कोई अगर पॉलिसी बनाई जाती है दैट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री और अ स्टेट. इट मीन इट देयर इज सम ग्लोबल कॉमन थ्रेट that need to address, that need to counter, that need to formulate a policy for this particular challenge. So national policies जो होती है ना, ये आपके स्टेट के लिए होती है. Simply we can say national policy and cyber warfare are basically created or formulated by individual countries or a state to protect their own interest and secure their cyber infrastructure. So simply जो national policy अगर कहेंगे ना on a cyber warfare, so you are particularly talking only about that particular issue that is related to cyber security. So we can say the national policy on cyber warfare are formulated or are created by individual groups that protect their own interest and secure their cyber infrastructure.
इसको अगर साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय व्हाट डज इट मीन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है कि हर वो स्ट्रक्चर everything that is basically using a technology directly or indirectly is known as the cyber infrastructure होगा. Even your personal cell phone is also included in that part. आपका computer system है, even now you are on a online, you are using some internet communication or like this, so this is also included in a cyber part of the cyber infrastructure. So state का जो cyber infrastructure है, that is something like different. उसमें financial organization भी आ सकती हैं, उसमें governmental military organization भी आ सकती हैं, उसमें civilian organization भी आ सकते हैं, उसमें education sector भी आ सकता है, उसमें एक business sector भी आ सकता है. तो everything that is directly is basically part of the state is known as the national cyber infrastructure. It's not only related to a governmental organization, but it is also beyond this governmental organization, private organization, civilian infrastructure, आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल रिलेटेड हो. सो नेशन जो पॉलिसी बनाती हैं तो उसमें सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर उसको देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, what kind of protocol or rules and regulation we are using to build this infrastructure. हर state का, every state have a different law that is basically dealing the cyber issue. Simply अगर देखें ना, पाकिस्तान के अपना एक लॉ है साइबर क्राइम्स का, एक अपना इनका वो है टेक्नोलॉजिकल, इनका अपना एक लॉ है रिलेटेड कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट, उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक लॉ है साइबर क्राइम्स का. चाइना का एक अपना है. तो स्टेट जो है ना अपनी नीड्स को देख के, स्टेट बेसिकली लुक्स इट्स देयर ओन नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीड they formulate a security and they formulate a policy to counter or address the cyber threat. अब जब ये बनाते हैं थ्रेट, उसमें क्या कहते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट फॉर द नेशनल पॉलिसी. फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. दैट इज बेसिकली व्हेन वी कॉल अ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है कोई भी आपकी सिक्योर, आपने अब एक फर्स्ट जो चीज होती है, यू डिफाइन टू बाउंड्री ऑफ योर चांस ऑफ साइबर थ्रेट ऑन योर पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसमें जो एक बाउंड्री बनाई जाती है कि लेट्स से कि कोई अगर पेनिट्रेट करता है कि सिस्टम के अंदर, हमने उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी, या हाउ वी कैन डेटर, या हाउ वी कैन बेसिकली उसको हम कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं. सो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सिंपली द स्ट्रेटजी आउटलाइन अ नेशन अप्रोच टू सिक्योरिंग इट साइबर स्पेस एंड काउंटर द साइबर थ्रेट्स. उसमें हो सकता है आपकी डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं. इसके अलावा उसमें जो आपके पब्लिक प्राइवेट या गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसके अंदर हो जाती हैं. इसके अलावा जो होते हैं एक इन्वेस्टमेंट की जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू. तो सिंपली साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिसीज मीन द स्ट्रेटेजी दैट आउटलाइन अ नेशन अप्रोच टू सिक्योरिंग इट्स साइबर स्पेस and to counter the cyber threat. So it has a different parts. इसमें क्या होता है कि जो three main parts of a cyber security strategy, one is the involvement of the cyber security agencies, second civil part, जो public private partnership, and third investing in a research and development. तो इसकी अगर एग्जांपल देख लें, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, उसने अपनी जो एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसके भी 3 पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज द क्या है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज. उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज बेसिकली एंगेज्ड इन साइबर पॉलिसी के अंदर वो कौन से होंगे. फिर सेकंड उसका जो पार्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मिल बिठा के बनाया कि आप व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट यू आर फेसिंग, और आपके सजेशन क्या है उसके ऊपर हम कैसे बना सकते हैं. देन थर्ड, they have allocated different funds for the research and development program. आप सिर्फ इसके अंदर देखें कि 2018 के अंदर खाली MIT को तकरीबन $1 बिलियन फंड्स वर अवार्डेड कि उसके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी का एक सेंटर क्रिएट किया जाए, जिसके अंदर वहाँ पर फैकल्टी स्टूडेंट्स या उनके लिए रिसर्च या अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाए. सो एक सिंगल यूनिवर्सिटी they secure a $1 billion fund just to
एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी इशू। तो ये जो स्टेट होती हैं वो अपनी नीड्स के मुताबिक उसको देखते हैं कि ये जो हमने पॉलिसी बनानी है उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल यूं भी ले लें, एजेंसी से मुराद ये है कि यूनाइटेड स्टेट वाज द फर्स्ट कंट्री दैट वाज क्रिएटेड अ फर्स्ट साइबर कमांड फोर्स, जिसको कहते हैं यूएस साइबर कमांड फोर्स। जो है ना सबसे पहले यूएस ने एस्टेब्लिश की थी, उसके बाद चाइना भी आ गया, फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आ गए। इवन पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देख लें, इन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर उसके अंदर जो आ जाती है, उन्होंने एक स्पेशल उन्होंने ट्रूप्स अपना एक वो बनाया हुआ है, सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर फोर्सेस के अंदर ये जो साइबर सिक्योरिटी को उन्हें वो एड्रेस करना होता है। सो एक तो एजेंसीज को इन्वॉल्व करना, सेकेंडली ये है कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होती है, थर्ड होती है उसके लिए फंडिंग आप देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्री। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अमेरिका इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑन साइबर वॉरफेयर इश्यूज कंपेयर टू द पाकिस्तान। अगर वो देखें, वो तो $1 बिलियन, $1 बिलियन इज जस्ट प्रोवाइडेड टू द MIT। पाकिस्तान का तो पूरा आप देखें $1 बिलियन, तो इनका तो टोटली हमारा जो पूरे HEC का एक साल का बजट होता है वो तकरीबन 62 बिलियन रुपीस है। 62 बिलियन रुपीस, तो फिर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो जाएगा। तो ये इसी तरह यूरोपियन यूनियन देखें, कहीं पर भी आप रिसर्च करते हैं या कोई आप उसको इवन फाइंड करते हैं वैकेंसीज को, तो आप उसके अंदर आप देख लें कि कितने वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेसिकली हाउ दे आर क्रिएटिंग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कैसी होगी। मैं सिर्फ कल की आपको स्टेटिस्टिक दे देता हूँ कि मैं कल चेक कर रहा था कि जो डाटा एनालिस्ट की वैकेंसीज हैं वो कितनी है इस वीक, कितनी अनाउंस हुई है, मतलब ये 2-3 दिन पे उनके अंदर की जो है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर 10,400 से ज्यादा सिर्फ डेटा एनालिस्ट की वैकेंसीज अवेलेबल थी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जर्मनी के अंदर खाली 3,200 वो थी डेटा एनालिस्ट, और चाइना इसके अंदर यूके के अंदर 7,000 से भी ज्यादा थी। तो जैसे जस्ट ओनली 1 वीक आप डेट के आप कितनी वैकेंसीज जो है ना जो कि एड्रेस कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को, डाटा सिक्योरिटी को, डाटा एनालिस्ट को, इट्स एक्चुअली डिपेंड ऑन द स्टेट हो गया। So first one is basically related to the purely on a cyber security strategy. Second, जो इसके अंदर यूज करते हैं हम cyber security legislation क्या होती है। Many countries have announced their cyber security legislation to address the specific challenge posed by the cyber threats. These law basically often outline requirement for a critical infrastructure protection, data privacy, incident reporting, and the establishment of a cyber security standard. So legislation is also very important part for to counter the cyber threats. अब इसकी जो लेजिस्लेशन का काम क्या होता है कि आपने जो बेसिकली हाउ टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, what rules are using for a data privacy, if there is something is happening, how you can report that particular incident, और जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आपने डिफाइन करने होते हैं। आप इसके यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल 2011 से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा देयर इज नो साइबर क्राइम्स लॉ या साइबर सिक्योरिटी लॉ कोई ऐसे नहीं थे जिसके अंदर यूज किए जाते थे। बट जो ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, सोशल मीडिया पॉपुलर होता गया, दे हैव रिवाइज देयर पॉलिसीज। नाउ करंटली आप देखते हैं कि कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, दे हैव अथॉरिटी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट की वो चार्जेस लगाते हैं, आपको कोई उठा देते हैं, या इस तरह आपको ये भी कहा जाता है कि ब्लास्फेमी के ऊपर बहुत ज्यादा लॉ है, आप अपनी फोर्सेस को आप इसका टारगेट नहीं कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर लॉ होती हैं बस एक पॉलिटिकल उनकी डायमेंशन होती है, वो दैट इज अगेंस्ट प्योर ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वो थ्रू होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनली होते हैं वहाँ पर आपको मैंने शायद कल भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक एस्टेब्लिश किया हुआ है डाटा प्राइवेसी का एक लॉ किया हुआ है, and they have not shared to this data privacy law to the rest of the world. Even if you are in a United States and you want to create some account on a European university website, तो वो पहले आपको मेंशन कर देते हैं कि we have a new data privacy law, you need to accept our terms and condition. तो इवन आप जब फेसबुक है या सोशल मीडिया, जब when you are in a European territory, if you are using a Facebook or other social media websites,
तो वहां पर आपको पहले मैसेज आ जाता है कि वी हैव चेंज आवर डेटा प्राइवेसी लॉ, तो यू नीड टू फॉलो आवर डेटा प्राइवेसी लॉ इन यूरोपियन टेरिटरी। तो दैट इज बेसिकली इंडिविजुअल कंट्री जो होते हैं ना अपने एक डेटा प्राइवेसी के लॉ को वो करता है। इसी की एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, जो एडवर्ड स्नोडन था, दैट वाज अ यूएस प्रिज्म प्रोग्राम का, जिसने ये लीक किया था कि अमेरिका इज यूजिंग देयर नेटवर्क सिस्टम टू फॉर द स्पाई पर्पस। सो उसने वो क्यों किया था, उसने कहा था कि दैट इज बेसिकली अगेंस्ट द इंडिविजुअल प्राइवेसी, इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट होता है कि अमेरिका इज यूजिंग द नेटवर्क फॉर द स्पाई पर्पस, इट्स नॉट रिलेटेड टू द स्टेट, बल्कि इंडिविजुअल के अंदर भी वो आ जाता है। बट अमेरिका वाज डिफेंडिंग दैट इट इज अकॉर्डिंग टू आवर लॉ। फिर जब इंसिडेंट होता है, कोई रिपोर्ट होता है, अब फॉर एग्जांपल इफ समवन इज बेसिकली आपके कोई अकाउंट को हाइक कर लेता है, तो आप अपनी रिपोर्ट कराते हैं, तो उसका एक रिस्पॉन्स होता है। इफ the attacker know that maybe there is some serious consequences, if in some cases I may be a trace from the other part, तो I need to face some serious consequences, तो उसके लिए फिर इशू हो जाता है। सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स ये होता है कि स्टेट की डिफाइन करते हैं, अगर लेजिस्लेशन उनकी इतनी स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि जो अटैकर जब अटैक करता है तो एटलीस्ट वो सोचता है कि आई नीड टू, इफ आई विल कंडक्ट सम अटैक maybe there is some serious consequences, तो उसको भी देखा जाता है। तो ये जो लेजिस्लेशन होती है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सिक्योर योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये लेजिस्लेशन हर एक स्टेट की अपनी वो होती है। अमेरिका के अंदर जैसे है उनके लेजिस्लेशन जो है ना, इसके बारे में साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कोई हैकिंग करते हैं या कोई फेक अकाउंट बनाते हैं, देन यू मेंटली यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सो उसके लिए आपको ये होता है कि कोई हैकिंग नहीं कर सकते, किसी दूसरे का आप आईडी यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने कोई फेक आईडी से अगर आपको मॉनिटर कर लिया या पकड़ा गया, तो दैट इज सम प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। और ये ऐसे नहीं होता कि मे बी सम पीपल आर यूजिंग अ फेक आईडी इन अमेरिकन टेरिटरी और यूरोपियन टेरिटरी, बट बिकॉज नो वन इज रिपोर्टिंग द इंसिडेंट, सो ये नहीं होता कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था तो वो फिर उनके लिए चले ठीक है फ्री हैंड है वो कर रहे होते हैं। तो ये जो लेजिस्लेशन होती है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट उसमें होती है। थर्ड उसके अंदर आ जाता है आपका साइबर डिफेंस इंसिडेंट रिस्पॉन्स। नेशनल पॉलिसी यूजुअली फोकस ऑन बिल्डिंग क्विक साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी एंड एस्टेब्लिश इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। यूजुअली इसको हम क्या कहते हैं, दिस इंक्लूड साइबर डिफेंस स्ट्रेटेजी, व्हेन वी कॉल अ साइबर डिफेंस इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इसमें 4 पार्ट होते हैं पॉलिसी के। एक होता है साइबर डिफेंस स्ट्रेटेजी, सेकंड कंडक्टिंग अ रिस्क असेसमेंट, एंड थर्ड बेसिकली आप उसको कराते हैं कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है वो बनाते हैं। उसका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, रिकवर करना होता है बेसिकली। सो साइबर डिफेंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि स्टेट जो होती है ना वो बेसिकली हाउ what kind of capability state have to defend a particular cyber threat, and how state basically show its response against this cyber threat। उसके लिए क्या बनाया जाता है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड साइबर डिफेंस स्ट्रेटेजी। सेकंड होता है कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट, एंड थर्ड इज बेसिकली टू एस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या होता है, टू डेटा रिस्पांस एंड टू रिकवर फ्रॉम अ साइबर अटैक के अंदर वो किया जाता है। थर्ड इसके अंदर फिर आ जाता है, फोर्थ इसके अंदर आ जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। योर नेशनल पॉलिसी इज जस्ट नॉट ओनली जस्ट फोकस ऑन योर इंटरनल मैटर्स। आपकी इस तरह होनी चाहिए कि यू वांट टू लीड द वर्ल्ड, यू वांट टू कोऑपरेट द वर्ल्ड। इससे ये होता है कि जो अदर स्टेट होती हैं वो भी आपके साथ एक कोऑपरेशन करते हैं, बिकॉज साइबर स्पेस इज अ, you can say cyber domain is a virtual world, so it's not only that if someone is attacked from the European territory, attacked from the East Asian territory, or attacked from the India, or attacked from the other states, so how you can basically, if you trace the attacker, or if you know that this territory is used or particular system is used, if you are not formulating or if you are not cooperating the international community, then you are unable to
defend your own system. So international cooperation is also equally important with this national policies. उसके लिए ये होता है कि जो एक तो आपका सॉफ्ट इमेज भी जाता है स्टेट का, वो इसमें ये होता है कि इफ यू आर साइनिंग एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी और अदर स्टेट, तो इससे ये होता है कि स्टेट इज बेसिकली willing to international cooperation with either state. तो इसमें ये international cooperation is also very important part of the state policy to share the information or a joint exercise or a capacity building program to strengthen their collective defense against cyber threat. ये जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, समटाइम आप न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के फोर्सेस के दरमियान एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, या पाकिस्तान और यूएस के फोर्सेस के दरमियान जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। उसमें यही होता है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होती है वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज को जो है ना वो यूज करते हैं, या एक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है। तो इसमें ये नहीं होता कि एक स्टेट डोमिनेट नहीं होती, बल्कि उनका ये होता है कि बेसिकली they just want to convey the message rest of the world that we have some agreement with that particular country, and that's why we are conducting this kind of joint exercise, और हम इस तरह एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट हो गए ये सारे के सारे ये बेसिकली। यस प्लीज सर, शायद कोई रिमूव कर रहा है सर, 4 मरतबा रिमूव हो चुका हूँ सर। मैं सेटिंग को चेक कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे कहीं पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें कोई इस तरह हो कि ये मे भी थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम हो, दैट्स वेस में कुछ आ रहा है, क्योंकि आई एम आल्सो लुकिंग द डिवाइस सेटिंग, और अपनी उसके अंदर मैंने एक चीज़ को मैंने वो चेंज कर दिया कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी वहाँ पर मैंने उसको चेंज कर दिया, लेकिन I don't know why your students are, maybe there is some signal problem भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट का भी एक इशू चल रहा है। आप कहाँ पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं? यस सर, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सर। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं सेटिंग इसकी देख रहा हूँ तो इसमें तो मुझे कोई ऐसी नजर है कि जिसमें एक्स्ट्रा, लेकिन मैं इसको वो कर लूँगा, देख लेता हूँ इसको, मे भी मुझे अभी कुछ ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो। ओके सर। ओके, सो ये पार्ट थे आपके नेशनल, बेसिकली जो नेशनल पॉलिसीज होती है उसको कैसे वो बनाया जाता है। अब अगर इसकी कुछ एग्जांपल देखना चाहें, जैसे यूनाइटेड स्टेट की अपनी एक नेशनल पॉलिसी होती है साइबर वारफेयर के ऊपर, आपको बताया है कि जो कि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, एक डेटरिंग मैलिशियस साइबर एक्टर्स जो होते हैं उनको कैसे वो करना है। फिर यूनाइटेड किंगडम की आप उसकी पॉलिसी, यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी होगी, यूनाइटेड किंगडम की अपनी एक पॉलिसी होती है जो कि एक कंट्री की अप्रोच होती है। ये आप देखें चाहे यूएस हो, यूके हो, पाकिस्तान हो, या इंडिया हो, या यूरोपियन कंट्री हो, उनकी जो पॉलिसीज होती है ना वो अपनी पॉलिसी, अपनी एक रिक्वायरमेंट या अपनी नीड्स को देखकर वो क्या करते हैं, they establish their policy to address the cyber threat or to counter the cyber threats. So जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली एक आपका जो फ्रेमवर्क होता है कि विद इन द स्टेट जो आपके इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रहे हैं, हाउ यू कैन एड्रेस दीज पर्टिकुलर चैलेंजेस और इशू, और हाउ यू कैन मेक द काउंटर स्ट्रेटेजी, और उसमें आप कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं। कंपेयर टू द पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट को आप देखें तो उनकी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो दैट इज अ मोर कम्प्रिहेंसिव है, दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट्स, और इसके अलावा दे हैव सेपरेट देयर यूएस साइबर कमांड्स, नॉट ओनली देयर जो लैंड ट्रूप्स हैं उनके लिए सिर्फ, बल्कि हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो उनकी एयरफोर्स हो या नेवी हो या बाकी जो एजेंसीज होती हैं उनकी भी अपनी एक अलग है। इसी तरह यूके की अपनी वो पॉलिसी है जो कि टोटली दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री, उससे डिफरेंट है। जो यूके जब सेपरेट हुआ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, उसके बाद अपनी दे हैव रिवाइज्ड देयर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि टू कोऑपरेट विद द यूनाइटेड स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उसने कैसे कोऑपरेट करना है, और इट्सेल्फ यूके इज आल्सो इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन
रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है, या सेपरेट नहीं किया तो एटलीस्ट दे मेक अ साइबर सिक्योरिटी इशू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ कंसल्टेंसी टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, टू द गवर्नमेंट, कि उसके अंदर वो हाउ डू यू कैन प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये एक्सपर्टीज कैसे लेनी है, या बंदों को हायर कैसे करना है, इंडक्ट कैसे करना है। सो many universities in the UK is also providing like a consultancy का काम कर रही है। तो बहुत सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है they provide the funds, तो वहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख लें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड UK USA में, आपको पता चल जाएगा कि कितनी वहाँ पर वैकेंसीज जो होती है ना अवेलेबल होती हैं कंपेयर टू द पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम तो क्योंकि अभी तक तो हमें तो ये भी मौत पड़ी हुई है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस EVM मशीन को हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे यूज़ करेंगे तो रिगिंग रुक जाएगी, इससे यूज़ करेंगे तो हमारी जो बाकी जो एक्टर्स हैं उनको भी उनकी सुपीरियरिटी को चैलेंज कर लेंगे, उनकी हेजमोनिक जो उनका स्टेटस है उसको चैलेंज हो जाएगा। सो हम तो उसमें भी ये थैंक्स कि हम ATM मशीन यूज़ कर रहे हैं, या एटलीस्ट हम कुछ मोबाइल के थ्रू फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी उसी तरह की यूज़ नहीं हो रही। सेकेंडली जो लेजिस्लेशन बनाई गई है वो दैट इज़ अ टोटली प्योरली पॉलिटिकल वो है, एक लेजिस्लेशन बनाई गई है कि आप उसके अंदर जो है ना दे आर नॉट वर्किंग ऑन डाटा प्राइवेसी या इस तरह के ऊपर कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के ऊपर काम कर रहे थे तो यू विल नॉट रिसीव डेली एटलीस्ट 1 or 2 मैसेज के योर फोन या आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट्स में इतना इनाम निकला है, या फला उसकी पंजाब गवर्नमेंट का ये फंड आ रहा है, एंडोमेंट फंड है, ये है वो है। सो अगर कोई इफेक्टिव पॉलिसी होती तो इस तरह के मैसेज आप रिसीव ना करते हैं। आप जरा कंसीडर करें, इफ यू आर इन UK टेरिटरी और यूरोपियन टेरिटरी और अमेरिकन टेरिटरी, यू विल नॉट रिसीव सच काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम एनीवन दैट your SIM you have received this funds, और आप कॉल करें, आप अपना जो डाटा है वो दे तो हम आप इसको रिलीज कर दें। सो बिकॉज दे हैव सम स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर लेजिस्लेशन इनकी बनाई गई है, उसके अंदर बनी गई है। तो ये US UK पॉलिसी इनकी डिफरेंट होगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो अनदर गुड एग्जांपल, जो कि ये एक सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर इकोसिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने जो उनके इंडस्ट्री की जो गवर्नमेंट या इंडस्ट्री है उन्होंने मिलकर एक लॉ बनाया हुआ है कि हाउ वी कैन बेसिकली स्ट्रेंथन द नेशनल एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट, हम कैसे उसको वो कर सकते हैं। जो उनके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे हैव इक्वली स्टेटस लाइक अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन देयर पॉलिसीज। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज है उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि ये जो पॉलिसीज है ना, वाई वी नीड अ नेशनल पॉलिसी टू सिक्योर द साइबर थ्रेट। आप लोगों को मैंने सबसे ज़्यादा जो आप लोग पढ़ते हैं स्टैक्सनेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद जो है ना दे हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर डोमेन, और हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो होती है ना उस साइबर डोमेन को उन्होंने कैसे चेंज कर दिया स्टैक्सनेट ने। these 3 cyber attack against the Iranian nuclear plant basically जो है ना वर्ल्ड के अंदर एक काइंड ऑफ फियर क्रिएट कर दी गई थी और डेंजर ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी के। आफ्टर दैट व्हेन स्टेट हैज रिवाइज देयर साइबर पॉलिसीज, इसके अलावा जो हर जितने भी साइबर अटैक होते हैं केस स्टडी को मतलब देखना चाहें तो उसको आप देख लें। इसी तरह एक था नॉट पैट्रिया, नेट पैट्रिया जो साइबर अटैक था दैट वाज 2017 के अंदर वो था, जो इनिशियली इसने अटैक किया था यूक्रेन को अटैक करने के बाद, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर पड़ा था। सो उसके बाद भी यूरोपियन कंट्री ने उसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया था। ये जो नॉट पैट्रिया साइबर अटैक था दैट वाज इन 2017 के अंदर, उसके थ्रू उसके बाद यूरोपियन कंट्री के अंदर इसकी वो बहुत ज़्यादा वो हुई थी कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एनी थ्रेट लाइक दिस।
तो डिफरेंट जो यूक्रेन का जो रिस्पांस आया था वो ये था कि उसकी अपनी एक नेशनल पॉलिसी बनाई, फिर उसके बाद एस्टेब्लिश की उसने। इसके अलावा फिर इसी इंसिडेंट से लेकर यूक्रेन ने फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ गए, मतलब उनकी पॉलिसी का जो फैक्टर था वो नेशनल टू ग्लोबल, क्योंकि ये दैट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन कंट्री। सो ये जो केस स्टडी है ये भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया दे देते हैं कि वह नेशन नीड्स अ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, व्हाट स्टेप्स दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर और भी बहुत सारी इसके अंदर एग्जांपल भी दे सकते हैं, केस स्टडी भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आपको इंसिडेंट बनाए हुए वो डायरेक्टली दैट इज अ पार्ट ऑफ इसके अंदर भी आ जाते हैं। जैसे एक सोनी पिक्चर का मैंने आपको बताया था, या सोलर विंड का जो अभी यूएस के अंदर वो आया था। ऑल्दो दे हैव अ प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी स्टडी, तो ये जो केस स्टडी आ जाते हैं या डिफरेंट इंसिडेंट होते हैं, दैट इज बेसिकली गिव एन आइडिया दैट हाउ साइबर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग और व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इज बेसिकली नेशन इज फेसिंग। तो उसके लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए या किस टाइप की पॉलिसी उनको, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी चीज़ों को उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना होता है। सो ये उनकी पार्ट होते हैं उनकी पॉलिसीज के, जो उन्होंने फर्दर उसको यूज कर रहे हैं। Do you have any question related to the national policies, or do you want to discuss something about this? तो नेशनल पॉलिसी के अंदर जो मैंने अगर उसको समराइज कर दूं, सिंपली हम ये कहते हैं कि नेशनल पॉलिसीज जो है ना बेसिकली इंडिविजुअल कंट्री से रिलेटेड है। उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आपकी वो हो जाती है, सेकंड इसका आपका वो लेजिस्लेशन की आ जाती है, थर्ड इज द साइबर डिफेंस हो गया आपका, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, और नेक्स्ट इसका हो गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया। फिर इनकी एग्जांपल देना चाहे तो यूएस की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को देख सकते हैं, यूके की देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, इंडिया को देख सकते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी को देख सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू कंपेयर द पाकिस्तान इंडिया यू विल फाइंड आउट क्लियर डिफरेंस। इसके अलावा चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उसको आप देख सकते हैं। और ये रीज़न क्या होती है कि किस वजह से, एक तो उसमें कुछ केस स्टडी भी आप देखना चाहें तो आप बहुत सारे केस स्टडी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। स्टैक्सनेस्ट हो गया आपका, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो अटैक हो गया है, इसी तरह नॉट पेटिया जो रैंसम वेयर सॉफ्टवेयर है ये अटैक था, इसको हम देख चुके हैं। इसके अलावा सोलर विंड्स को हम देख चुके हैं कि जो वो कैसे वो उसका सोनी पिक्चर के ऊपर जो कोरिया के ऊपर अटैक हुआ था उसको हम देख रहे हैं, देख लिया कि हमने कितने इसके अंदर हुआ है। तो ये जो सारी आपकी आगे नेशनल पॉलिसी होगी उसके चार कंपोनेंट, फिर उसकी रीजन क्या है, क्यों बनाई गई थी, फिर डिफरेंट कंट्री की पॉलिसी को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कुछ मटेरियल मैंने आपको वो कर दिया है कि यू कैन read that particular topic. So for example, if you want to study the US cyber security strategy, उसको आप थोड़ा सा component देख लें, और कुछ गूगल से आप वो सर्च कर लें, तो you will get the at least main idea कि what kind of strategies America is using और why it needs, या उसकी क्या जरूरत थी, और who is the competitor आप या यूनाइटेड स्टेट ऑन द साइबर स्पेस, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूके को आप देख सकते हैं। तो ये ब्रीफली आप जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू करेंगे यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट अ गुड पेपर। अब इससे देखें रिसर्च प्रपोजल भी बनाया जा सकता है। इफ समवन वांट टू राइट सम यूएस साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में लिखना चाहता है, या ऑस्ट्रेलियन नेशनल पॉलिसीज के ऊपर लिखना चाहता है, या वांट टू कंपेयर द पाकिस्तान एंड इंडिया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, और ये भी कुछ बना सकता है कि वह nation needs a cyber security policies, then you need to discuss some case study, some example to defend your argument कि why state needs a proper cyber security strategy। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वो मिल जाएंगी, और मेरा ख्याल में मैंने आपको कुछ चीज़ें अपलोड भी की हुई हैं उसके मटेरियल के अंदर, बट स्टिल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन लिटरेचर व्यू देन लेट मी नो। तो मैं आपको बुक वगैरह जो भी होगी मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा इंशाल्लाह इसके अंदर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द national policy? So then after that I will start the international policies briefly, उसकी भी discussion कर लें। That is a very simple topic, it's not a big deal. So let me know if you have any question or confusion about related to the national cyber policy.
जी हफ्सा चौधरी, कैन यू हेयर मी? ओके Yes, sir. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट डज इट मीन लेजिस्लेशन का, व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन नेशनल साइबर पॉलिसी? Sir, rules and regulations. हाँ वो है तो रूल. So what is the role of this legislation in national policies? Do you think it works? और अगर कोई एग्जांपल देना चाहे तो कोई ऐसा जिसके अंदर हम कहें कि ये लेजिस्लेशन की वजह से that we basically protect our infrastructure या something like. Yes, Walid, what do you want to say? सर एग्जाम्पल तो नहीं याद, बट आई बिलीव के इसका जो लेजिस्लेशन है इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो तीन मेजर इसके यूजफुल पर्पसेस हो सकते हैं। मैं साइबर सिक्योरिटी के यूज को रेगुलराइज करने के लिए कि तो एक तो ये कि इसको यूज कैसे करना है, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट ओन्ड, और सेकंड ये है कि उसकी मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो और थर्ड ये लगता है कि जो इससे एसोसिएटेड स्टेट की प्राइवेट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी प्रोटेक्शन को कैसे इंश्योर किया जाए। मेरे को होता यही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो ये जो लेजिस्लेशन होती है दैट इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन. अब अमेरिका के अंदर देखेंगे आप कोई भी मटेरियल पोस्ट करते हैं दैट इज रिलेटेड टू कोई भी चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस बेस हो, तो वो पहले उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद देखते हैं कि क्या इस है कि दैट इज बेसिकली फॉल इन आवर डोमेन, कि जिसके अंदर हम इसके ऊपर एक चार्जेस लगा सकते हैं इस यूज़र के ऊपर. पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर जिसका दिल करता है, आप इसकी एग्जांपल देख ले कि जैसे अभी रिसेंटली कोई एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूँ, ये शहबाज गिल था, इसने कोई ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट कर दिया, तो उसके ऊपर साइबर क्राइम एक्ट के तहत वो कर दिया, एक एफआईआर दर्ज हो गई. और इसके अलावा जो उसने टीवी इंटरव्यू के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर जो बात की तो उसके ऊपर भी वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई उसके ऊपर वो यही हुई थी कि बेसिकली ऐसा साइबर क्राइम एक्ट के तहत उसको पकड़ा गया है. ये बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक ब्लास्फेमी या उस तरह के वो जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो कर रहे होते हैं. अभी मैं अपने गाँव वाली साइड पे गया हुआ था तो मुझे किसी ने बताया कि स्टूडेंट था वो ऐसे जेल में थाने में बंद किया हुआ था. तो मैंने कहा जी क्या रीज़न क्या है, क्यों आपने इसको बंद किया हुआ है या क्या है? तो वहाँ पर ये पता चला कि जी कि ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर वो था, उसमें ये मिर्ज़ा कादियानी क्या जी ये परचेज़ कर रहा है, ये फेसबुक के ऊपर उनको सपोर्ट कर रहा है. मैंने कहा कहाँ सपोर्ट कर रहा है? तो कहते ये उसको पहले उन्होंने पकड़ के वो जो लोग थे इर्द-गिर्द के उन्हें पकड़ के कहा आप कलमा पढ़ें. उसने कलमा पढ़ा तो कहते हैं आप मुसलमान हो. मैंने कहा मैं सोच रहा था कि ये मुसलमान है. अच्छा वो पकड़ने वाला कौन-सा? एक वहाँ का एक आम सा वकील था, एडवोकेट था. वो पकड़ के उसको थाने ले के बंद कर दिया उसको. तो उसके ऊपर वो और उसने कहा कि जी ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत ये सोशल मीडिया को यूज़ करता है, फेसबुक के ऊपर ऐसे स्टार्ट कर रहा है और उसके ऊपर उस गरीब बेचारे के ऊपर एफआईआर में दर्ज कर दी इस तरह. ये तो एक छोटे लेवल की बात हो रही है, लेकिन अब स्टेट लेवल के ऊपर देखें जिस एजेंसी को दिल करता है, जिस भी गवर्नमेंटल या पॉलिटिकल एक्टर को दिल करता है, किसी भी अपने ओपोनेंट्स के केस वो है ना क्रिमिनल इस तरह चार्जेस लगाया जाता है, नाम लिखते हैं उसको साइबर क्राइम एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है. दिस इज बेसिकली अ साइबर क्राइम एक्ट अंडर द साइबर क्राइम एक्ट लॉ. तो ये सारा ये हो गया.
तो ये जो लेजिस्लेशन बनाई जाती है इसका मकसद ये होता है टू secure your critical infrastructure, to monitor your network traffic. It's not like that कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप साइबर क्राइम्स एक्ट के अंदर लेकर आ जाएं या किसी के अंदर आ जाए। हाँ, ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉल करता है या आपके अंदर वो आपके कोई इस तरह के स्कैम हुआ है, तो वो उसमें ये हो सकता है कि वो अगर आप दर्ज कराते हैं, कोई रिपोर्ट कराते हैं, दैट इज बेसिकली प्योरली फॉल इन साइबर क्राइम एक्ट के अंदर। जैसे आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज रिसीव हुआ है या किसी को आपने पैसे भेज दिए, दैट इज उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, तो ये जब आप डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होती है या डिजिटल जो आप जो चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज द साइबर क्राइम एक्ट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको किसी को कैश भी देती है ना, कैश, दैट इज आल्सो दे कंसीडर इन पाकिस्तान के ये साइबर क्राइम एक्ट के दे हैव समथिंग। So you need to separate the line between the cyber crime act क्या है या उसका डिजिटल के अंदर उसको कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक लेजिस्लेशन का जो है ना सबसे बड़ा उसको कहते हैं कि ड्रॉबैक है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, और यही चीज इंडिया के अंदर भी हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी जो कि एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है कि इंडिया एक टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस कंट्री है और उसने वाकई इन्वेस्टमेंट बहुत की हुई है। आप अमेरिका के अंदर जाए ना, जितने भी इंडियन है वह दे आर बेसिकली डोमिनेट इन आईटी सेक्टर। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडिया हैव अ वेरी गुड यूनिवर्सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द स्टूडेंट। वहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं 90% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आते हैं, और वो जब आते हैं तो वो गवर्नमेंट से लोन लेके आते हैं, वो मतलब अपना रिस्क लेते हैं। मेरा रूममेट जो था ना, मैंने आपको बताया था कि इंटर्नशिप करने आए थे ना बॉस्टन में, MIT, और वो जो गूगल का जो ब्रॉड AIR है ना, टू काउंटर द चैट GPT, वो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी गूगल में जॉब कर रहा है। जब वो आया था 2018 में, तो वो मुझे कहता है कि मैं फादर वाज है ना एयरफोर्स, रिटायर्ड हुए तो सारी की सारी जो सेविंग थी वो मुझे दी थी। उसके अलावा मैं $20,000 लोन लिया है बैंक से, तो वो भी लेकर यहाँ पर मैं टेक्सास में MSc में एडमिशन लिया। तो मैंने कहा यार कवर कैसे करेंगे, मैं शुरू में गया था, आई वाज नो, तो कहते हैं हो जाएगा। तो वो इंटर्नशिप करने आया, तो विद इन 1 ईयर उसने लोन भी वापस कर दिया। सॉफ्टवेयर के अंदर अभी वो गूगल के अंदर है सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा है, और 2,20,000 जो है ना पर ईयर उसकी सैलरी है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं ना, तकरीबन 90% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में, और सारे के सारे 98% स्टूडेंट लोन लेके आते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है कि आप जाएं, बैंक से उनको फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि आप जाएं, लोन के ऊपर इतना कम इंटरेस्ट लेंगे, आप जाएं, फिर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर व्हेन यू कंप्लीट योर डिग्री, तो फिर आप ऐसे ऐसे आप लोन जो है रिटर्न करते रहे। फिर उनके पेरेंट्स भी आते हैं, अपनी जितनी सेविंग होती है सारी की सारी पकड़ा देते चले जाए। इसी तरह अभी कुछ दिन मैं जब नेशनल सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नमेंट के अंदर था, तो वहाँ पर एक इंडियन आया, पहले वो इंडिया में रहा, तो मैंने कहा आप 2 साल का गैप क्यों दिया। कहते मेरा एक भाई यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहा था, तो वो उसकी कंप्लीट हो गई, जॉब हो गया, उसके बाद पेरेंट्स ने मुझे भेजा है। तो वो ये भी जो है ना, तो ये जो चीजें होती है ना, एक लेजिस्लेशन के बनाने के अलावा जो सेक्टर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो आपका कैश रिवॉर्ड होता है। अब कहने का मतलब है कि इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जो उनकी लेजिस्लेशन होती है, वो भी उनको पॉलिटिकल अपोनेंट्स, एक मिनॉरिटी को उनके लिए काउंटर करने के लिए यूज की जा रही है। जो उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव सम अदर स्ट्रेटेजी, पॉलिसी की लेजिस्लेशन अलहदा होती है, जिसके अंदर उन्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज नहीं किया हुआ। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसके एक स्मॉल सेक्टर के अंदर वो किया हुआ है कि अगर कोई स्कैम होता है, कोई फ्रॉड होता है, तो आप कैसे अपने FIR को दर्ज करा सकते हैं। तो ये लेजिस्लेशन जो होती है उनके एक डिफरेंट होते हैं। ओके अदनान, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Okay. Adnan, do you have any concept about that? अगर मैं simply कहूँ कि why nation need a cyber policy? अगर for example, if someone asks you in a question in an interview, why nation need a cyber security policy, so आपका in short what will be your response? Sir, to counter cyber threat. हाँ, to counter cyber threat. तो मतलब इसमें आप दे सकते हैं ना कि फिर कह दें कि फॉर एग्जांपल के देयर इज सम इंसिडेंट दैट इज
compelling the state to make to formulate a cyber security strategy policy. तो वो जो examples होती है ना, वो that is you can quote an example. तो अगर आप कोट करनी पड़ जाए कोई एग्जांपल तो कौन सी करेंगे कि दैट बेसिकली इज कंपेलिंग अ स्टेट टू फॉर्मुलेट अ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज टू काउंटर द थ्रेट्स। देखें कोई ना कोई तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो आपको किसी काम के लिए मजबूर करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट आर कंपेलिंग टू अ स्टेट टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। सो डू यू हैव एनी आइडिया या कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, Ali side, can you hear me? Sana Qureshi is right. Sana Qureshi. Okay. Yes, Sana, sir. can you? तो मैं एक शॉर्ट सा इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सो शॉर्ट आंसर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल के डू यू थिंक द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज important when you are making national policies? Sir, international cooperation over cybersecurity. Yeah. Do you think international cooperation must be a part in a national security policy? If yes, then why? I think so. It is important because अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात भी करते हैं तो अगर हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे बाकी स्टेट के साथ तो वो हमारी नेशनल पॉलिसीज में हेल्प आउट करेंगे। गुड। ये इसको सिंपली यूं भी रिफ्रेज कर सकते हैं कि बिकॉज साइबर डोमेन इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, साइबर स्पेस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, so if someone, there is no need to cross the physical boundary or territory. So if someone is attacked from the other country, if we have some international cooperation policy or agreement, so we can It will not help us only to yeah, exactly. And secondly, it's also create a soft image of the state that the state is a very serious to counter the cyber threat and to work to cooperate on a global level. तो ये भी एक अच्छा वो होता है कि वाई बेसिकली अमेरिका का एक कॉन्सेप्ट क्यों बना हुआ है कि अमेरिका इज लीडिंग इन साइबर वॉरफेयर। रीजन ये है कि अमेरिका ने उसके एक्सपर्टीज शेयर की हुई हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। जैसे मैंने आपको यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया है कि दे हैव अ डेटा प्राइवेसी लॉ बट दे हैव नॉट शेयर्ड दिस रूल्स एंड रेगुलेशन टेक्नोलॉजी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका ने उसको शेयर किया हुआ है, बनाई हुई है। या पाकिस्तान की एक एग्जांपल देखते हैं, इफ यू कैन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान का नादरा का जो है ना डेटाबेस सिस्टम है, दे हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्टीज टू द श्रीलंका और अदर जो ईस्ट एशियन कंट्री हैं कुछ उनको भी प्रोवाइड की हुई है, थाईलैंड वगैरह को या इनको। तो ये इससे ये होता है कि इट मीन के other nation are basically they know that you have a very good system to secure the network. तो इससे ये भी होता है कि जो अटैकर होता है they have some message that this is very difficult to break the system or to penetrate into the system, और स्टेट की कैपेबिलिटी को भी शो करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी शो करते हैं उससे कि ये इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ईश्वर, can you hear me? Okay. Zainab Afzal. यस सर। जी बेटा आप मुझे बताएं, नेशनल पॉलिसीज बनाते हुए व्हाट डू यू थिंक इफ यू आर फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ लीडर ऑफ द, इफ यू आर अ पॉलिसी मेकर and want to make a national policy on a cyber warfare, so what ingredient are, what's actually in your mind, or what kind of policy you want to formulate or counter the cyber threats? Suppose you are a policy maker and someone has given you a task that make a proper strategy to secure the cyberspace. सो आप जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें आपके माइंड में क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी यू विल मेक, और उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करना चाहेंगे?
it's just basically your own thinking. It's not like that you need to go for a literature review, but think yourself that you are a decision maker, and now you are basically, your task is to formulate a cyber policy. So what's in your mind? ये आप अपना एक माइंड का वो सिर्फ बता दें. It's not like you need to a literature review or need to something or to Google something or to use a chat GPT या वो है. ये है कि you are independent, you are decision maker. तो आपके माइंड में क्या हो सकता है कि मैं कैसे सिक्योर करूँ? What's actually your mind? First thing what your mind gets. Sir, actually, cyber domain is a very complex because as soon as a government or a policy maker, as soon as we set foot in from a perspective of policymaker, then there is a very thin line and people start saying that our freedom to act or freedom to speak is being encroached. So the first thing that I would like to do is to make sure the protection of the system as a whole, of the networks as a whole, by keeping a check at a minimum level of the users or of the traffic, so that I know that the persons who are using or who are in the network are not some cyber terrorist or cyber hackers, you can say, because it's a transnational issue, so network can be breached from outsiders. So first of all, securing the network and keeping in check the traffic. And the second most important issue will be to protect the scams from the done by the help of cyber domain. Yes, very good. Fardeen, she is one student जो कि हमेशा टाइम पे आती है. आपसे मैं क्वेश्चन क्या करूं? आप फॉर एग्जांपल आप क्या समझती हैं कि मतलब व्हाट्स इन योर माइंड के डू यू थिंक दैट these incident are things compel the world to make a cyber security policy or think about to secure the system? मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें आपके माइंड में आती हैं कि जिसने एक पूरी एक वर्ल्ड के अंदर या एक नेशन को उन्होंने बेसिकली एक कंपेल किया है, मजबूर किया है कि टू सिक्योर देयर सिस्टम और टू रिवाइज देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और स्ट्रेटजी पॉलिसीज? डू यू हैव एनी आइडिया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं? सर जो जिस तरह हम साइबर डोमेन डे बाय डे बड़ी होती जा रही है, तो साइबर अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि फिजिकली तो आप अगर बाउंड्री नहीं भी क्रॉस करें, तो अगर स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अटैक कर रहे हैं, तो आपकी पूरी कंट्री या स्टेट एक तरह से डिस्टर्ब हो रही है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल अरीना पे भी जाता है. तो that might have an effect on making such policies. ठीक है, दैट्स अ गुड. लेकिन अगर इसको ना क्वेश्चंस को अगर आप देती ना एग्जांपल्स के साथ, तो दैट इज अ मोर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. हाँ, जैसे आप जैसे स्टक्सनेट हुआ, तो उसके बाद countries became states became more serious about devising such strategies to protect their infrastructure, their chemical industries, their nuclear power plants, etc. मैं एक बार एयरफोर्स का MIT के अंदर प्रोफेसर है जो ही इज अ रिटायर्ड एयरफोर्स, नॉट रिटायर्ड बट टुक अ रिटायरमेंट टू अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एक दिन मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनको कहा कि यू आर वर्किंग ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो अगर ड्रोन को कोई बंदा हैक कर लेता है, आप इसको पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं और सीधा फिर कुछ हैक करके सीधा आपकी टेरिटरी के ऊपर अटैक कर दे, तो क्या हो सकता है? तो उसने मुझे कहा कि ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर है, दे नो दैट सिस्टम में भी हैक. तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जो कोडिंग की हुई है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर तक लिमिटेड है.
एक पर्टिकुलर जो ड्रोन अटैक करता है उसका एक ही सर्वर होता है कि जिसकी कनेक्शन किसी के साथ नहीं, जो कोडिंग वहां पर होगी, बंदा वो फिर वहीं पर बैठा रहता है, देखता रहता है कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा फिर इस तरह तो एक ड्रोन जब आपने ईरान के ऊपर गिराया था, वो तो ईरान के ऊपर यूज किया था, तो वो उसमें वो कैसे वो हो गया था वहां पर। तो उसकी खैर मुझे कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं दी, लेकिन ये वाकई एक ऐसा है कि कंसीडर करें ड्रोन अटैक टेक्नोलॉजी है, यूज हो रही है, अगर कोई हैकिंग कर लेता है तो वो जहाँ अटैक होना है उसको वो कहेगा ये दूसरी उसके ऊपर है। फिर उसने मुझे कहा कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है ना, जो उसने मुझे कहा कि इफ द डायरेक्शन चेंज ना, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है फिर उसके अंदर। फिर यही हो सकता है कि कहीं पर उसको जैसे क्या गिर गया है या कहीं पर वो हो गया। तो मेरे ख्याल में ईरान में भी यही हुआ कि व्हेन दे हैव ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रोन, तो वो ईरान की टेरिटरी के पर उन्होंने उसको उतार लिया, क्योंकि वो पीछे से उसकी कनेक्शन जो है ना वो खत्म हो गया। सो ओके सीआर, यू नीड टू मेक अ लिस्ट के किस ये स्टूडेंट मैंने जिस तरह कैसे आंसर लिए या पूछे, जो उनके पार्टिसिपेशन किया है, डोंट वरी अदर्स के वो बाकी भी सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना बैठे हुए कितने वो सुन रहे हैं इसको। यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन इंटरनेट, मुझे भी पता चला है कल मैं जब यहाँ से निकला तो मैंने देखा कि मेरे भी सिग्नल नहीं है, नीचे गया हूँ तो मैं भी वाईफाई यूज कर रहा हूँ। तो आप अपने नेबर से रिक्वेस्ट कर लें कि आपको आज 2-3 दिन तक पासवर्ड कोई ना लगाए अपने वाईफाई के ऊपर। सो नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल पॉलिसीज। हम इसको इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So international policy on a cyber warfare is basically aimed to establish a norms and rules of behavior of state in a cyberspace. इसमें जो पॉलिसीज होती है ना, मैंने आपको कहा जो नेशनल पॉलिसी लीड्स टू इंटरनेशनल पॉलिसीज। तो जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स बनाए जाते हैं ना थ्रू ये इंटरनेशनल पॉलिसीज ही को वो करते हैं। इनका मकसद क्या होता है, द इंटरनेशनल पॉलिसीज इज यूज these policies actually promote cooperation, discourage malicious activities, and to increase the cooperation between the states and define the responses to cyber attacks. तो उसमें जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है कि एक स्टेट का अपना एक सॉफ्ट इमेज भी जाता है, इट मीन अदर स्टेट वांट टू शेयर, वांट टू बिल्ड द strengthen the relations. So एक सॉफ्ट इमेज भी जाता है through this promote the cooperation. इसके अलावा discourage malicious activities के if someone is using a cyber domain for their illegal activities or for their malicious activities. So if you have some international legislation or international cooperation, you can share the information to the other states where the attack is conducted. So इससे ये होता है कि this also a message for the attacker that they have some agreement and they can be trace, और उसको जहाँ से ये अटैक हुआ वो स्टेट भी उसके ऊपर एक्शन कर सकती है in the defined person. So what are the key elements included in the international policies? We have seen in a key element in a national policies, जिसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 4 मेन फैक्टर थे जो की एलिमेंट थे। वो पहला वो ये था आपका साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, सेकंड वन वाज द legislation, third one was the cyber defense and incident response, and fourth one is the international cooperation. That is a basically a जो प्रिंसिपल थे ना नेशनल पॉलिसीज। नाउ वो कंपेयरिंग टू द इंटरनेशनल पॉलिसीज, इसके की एलिमेंट क्या हो सकते हैं। पहली चीज इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये होता है कि देयर इज सम ग्लोबल डिस्प्यूट है, you can say when two states are not agree to resolve a particular issue, then there need to be an international law. Because I'm sure you have studied this international law in your course. This is also very important, जिसके अंदर आपने डिफरेंट इसके लॉ देखे हैं। अब आपको याद होगा कुलभूषण यादव को जो पकड़ा गया था, तो उसका केस इंटरनेशनल कोर्ट में चला था। रीजन क्या थी कि कुलभूषण यादव वाज बेसिकली उसको पाकिस्तान की टेरिटरी से पकड़ा गया था ऑन द स्पाई चार्जेस। होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर जो यहीं पर पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर वो होती थी, बट व्हाई इंडिया वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट। रीजन ये थी कि वो दे क्लेम दैट क्योंकि ही इज आवर सिटीजन और ये
पाकिस्तान और इंडिया ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट ये डिस्प्यूट इसको रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए थे। फिर वहाँ पर इनका कोर्ट में वो जाके इनका आगे फिर इसकी होगी। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ होती है ना, दैट इज अ बेसिकली के जो डिस्प्यूट जो स्टेट्स रिजॉल्व नहीं कर सकती, यू हैव अनदर ऑप्शन के इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, और वहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉ इज एक्चुअली इक्वली अप्लाई ऑन ऑल द स्टेट दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन का जो भी स्टेट मेंबर है ना, उसी के ऊपर बाइंडिंग है ये इंटरनेशनल लॉ, हर स्टेट के ऊपर लॉ यूज होते हैं। So existing international laws such as the United Nations Charter and the customary international law, I think you know the customary international law. What is a custom international law? क्या होते हैं या इसके ingredients क्या होते हैं? तो ये जो यूनाइटेड नेशन चार्टर हो गया या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होते हैं साइबर स्पेस के ऊपर। दीज लीगल फ्रेमवर्क इज बेसिकली प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ फोर्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडलाइन ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिफेंस। तो ये साइबर स्पेस से रिलेटेड भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये भी आपको क्लियर कर दूं, तो इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा टू काउंटर दिस साइबर स्पेस because state are yet not agreed that they are unable to define the line, it is a skill or it is a crime. तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, दे आर स्टिल अनडिफाइंड होती है कि सोवरेनिटी, हाउ वी कैन डिफाइन द सोवरेनिटी ऑफ साइबर स्पेस, हाउ वी कैन डिफाइन दैट वी ट्रेस द साइबर अटैक का आइडेंटिटी को हम कैसे वो कर सके। एक तो हिडन, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है। सो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं होता, लेकिन बट इंटरनेशनल लॉ एटलीस्ट प्रोवाइड अ गाइडेंस to prohibited the use of force or guideline to state responsibility। उसमें सिर्फ ये होता है कि स्टेट जो होती है ना फोकस करती है कि जैसे रशिया ने सबसे पहले 1998 के अंदर यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव की थी, जिसके अंदर ये थी कि टू प्रोटेक्ट द साइबर स्पेस, और उन्होंने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, बट अमेरिका वाज अपोज दिस, जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर अपोज किया था जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल वोज की रीजन थी। और इसके अलावा when Bill Clinton was the president of the US, he defined the 8 different sector that need to proper legislation, और उसने उसको critical infrastructure का नाम दिया था। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन के थ्रू बनते हैं, जहाँ पर वो आप यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज देयर इज नो लॉ एग्जिस्ट, बट स्टिल इट्स वर्किंग टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये इंटरनेशनल लॉ जो साइबर लॉ बनाए जा सकते हैं, वो थ्रू यूनाइटेड नेशन बना सकते हैं। सेकंड पार्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिसी का, वो है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। जो इंटरनेशनल एफर्ट होती है ये होती है कि सेट द नॉर्म्स दैट प्रमोट रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस। इसके ऊपर एक प्रोफेसर जोसेफ नाइन ने एक आर्टिकल लिखा था, दैट इज बेसिकली साइबर स्पेस नॉर्म्स। स्टिल उसको यूरोपियन यूनियन ने यूज किया था पार्ट ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, बट फॉर द अदर स्टेट दैट वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ये था कि उसको हर स्टेट की रिक्वायरमेंट या डिमांड्स डिफरेंट होती है, सो इट्स these norms are not applicable to all states, but usually these norms include principles like the protection of critical infrastructure, non-targeting of civilians, and respect for the sovereignty of other nations। तो ये इसमें देखें ना, 3 नॉर्म्स जो होते हैं ना डिफाइन किए जाते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इंट्रूडर्स। सो फॉर एग्जांपल, इफ some intruder intervene in the penetrate in the American network system and belongs to the Russian territory or belong to the Chinese territory, if America is basically traced that a Chinese territory or a Russian territory is using, तो उनके जो नॉर्म्स होते हैं या उनको सेट करते हैं, तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस स्टेट के ऊपर जहाँ से अटैक हुआ है कि दे नीड टू हेल्प टू काउंटर दिस थ्रेट, या उसको ट्रेस करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें उस टाइम हो सकती हैं जब स्टेट के दरमियान एग्रीमेंट हो, कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो अमूमन जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दे आर मोस्टली टारगेटेड फ्रॉम द आउटसाइडर और इवन इनसाइडर। जैसे एक फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इवन इसकी रिपोर्ट थी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका, जो इसका बैंक ऑफ अमेरिका है,
शुरू में जब उसके 2017 के अंदर मेरे ख्याल में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी उसने अपनी एक रिपोर्ट शो की थी कि जिसके अंदर तकरीबन कोई 18 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इसको 1 ईयर के अंदर लॉस हुआ था ड्यू टू द साइबर अटैक्स उसके अंदर। बट बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, तो वो अमेरिका उनके लिए इतना इशू नहीं होता, बट दे हैव सम। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए, इवन अभी मैं देखें यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो अपनी ईमेल को जो है ना अपने बैंक के स्टेटस को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि जो ही लोकेशन चेंज होती है मेरा अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक हो गया है उसकी। जो इवन मैं कुछ चाहे वीपीएन भी यूज़ करूँ लेकिन स्टिल उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता इसके अंदर। और जब तक मुझे बैंक में एक एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा, ईमेल करनी पड़ेगी कि आई एम आउट ऑफ द कंट्री, आई एम अनएबल टू एक्सेस माई अकाउंट, और मैं यहाँ पर मुझे अपनी लोकेशन देनी पड़ेगी, वो फीड करेंगे कि इफ़ आई एम इन पाकिस्तान, तो उसके बाद वो मुझे एक्सेस देंगे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं मूव कर जाता हूँ यूरोप के अंदर फिर भी वहाँ पर फिर मुझे ये इशू हो जाएगा। सो दे हैव चेंज देयर। तो नॉर्म्स जो होती है ना ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये होती है कि आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इफ समवन इज अटैक नॉन टारगेटिंग ऑफ सिविलियन है, उसको आपने कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू वो करना है, और इसके अलावा स्टेट की रिस्पेक्ट करनी है। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल एक अटैकर है चाइनीज टेरिटरी को यूज कर रहा है, और अमेरिका नो दैट दिस अटैकर बिलोंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी, और अपनी वो कोई स्पाई एजेंसी एजेंट को भेज देता है कि उसको पकड़ के लेकर आ जाए, तो दैट इज बेसिकली एक सोवरेनिटी की वायलेशन हो रही है। तो ये आप जब काउंटर करते हैं तो एटलीस्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द अदर स्टेट। फिर इसके अंदर आ जाते हैं आपका जो नेक्स्ट वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये तीन जो मेन पार्ट आपके। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट यू यूज इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर यूज होती है। जो इंटरनेशनल पॉलिसी अपन फोकस ऑन प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग नेशन एंड साइबर स्पेस। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है ये बेसिकली टू प्रमोट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग नेशंस। When you are called the focus on promoting trust and confidence among nations in the cyberspace, simply we call it's a confidence building measures in a cyberspace. इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, joint exercise, cooperation and incident response. These measures aim to reduce the risk of miscalculation, misunderstanding and escalation in a cyberspace. तो ये जो miscalculation या misunderstanding होती है ना, फॉर एग्जांपल if non-state say कि some Indian is basically अटैक है पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करते हैं, और दे आर नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट उनको ओन नहीं कर रही, या स्टेट का उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर फेस्ड सम साइबर अटैक्स। तो उसमें ये होता है कि जो अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंडिया के साथ और उनको कहते हैं कि काउंटर करेंगे ये यहाँ से अटैक हुआ है, देन नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर स्टेट कि उसको ट्रेस करे, और उसको ट्रेस करने के बाद अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे पाकिस्तान के साथ। इससे ये होगा कि दोनों स्टेट के दरमियान एक ट्रस्ट प्रमोट होगा, फिर इन फ्यूचर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो वो एक दूसरे का शेयर करेंगे। इससे ये होगा कि डिस्करेज करेंगे टू कंडक्ट साइबर अटैक अगेंस्ट एनी नेशन के ऊपर जो साइबर अटैक है उसके ऊपर आप कंडक्ट न करें। तो ये जो चीज़ आ जाती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी, या कोऑपरेशन किसी भी इसके अंदर इंसिडेंट के अंदर आप वो करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंटरनेशनल पॉलिसी के जो प्रायोरिटाइज होती है साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। कंट्रीज एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं थ्रू फोरम या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो करते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कॉमन develop a common standard और assess each other in a building साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को अंदर वो करते हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग होती है वो ये होती है हेल्प स्टेट ईच अदर टू फार्मुलेट अ पॉलिसी टू काउंटर द साइबर थ्रेट। वो डिफरेंट फोरम्स के थ्रू वो करती हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो करती हैं। तो वो एक दूसरे के साथ जो बेस्ट प्रैक्टिस है
वो शेयर करके एक दूसरे को असेस्ट करती हैं कि आपने कैसे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है या कैसे आपने डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो सिंपली वी कैन से द इंटरनेशनल पॉलिसी दैट इज prioritize the cyber security cooperation and the capacity building efforts. Country help through our different forums, organization and initiatives to share our best practice, developing a common standard and assist each other in building cyber defense capabilities. नेक्स्ट आपका आ जाता है साइबर नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल पॉलिसीज का एक ये मकसद भी होता है, इंटरनेशनल पॉलिसीज एम टू एस्टैब्लिश अ साइबर नॉर्म्स एंड अ फ्रेमवर्क दैट गाइडेड अ स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस। जब स्टेट बिहेवियर की बात करते हैं इसका मतलब होता है स्टेट्स के अप्रोचेस क्या आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोचेस स्टेट आर यूजिंग टू एड्रेस अ पर्टिकुलर चैलेंज और इशू, और व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी स्टेट इज बेसिकली यूजिंग टू काउंटर अ पर्टिकुलर थ्रेट। इसमें इंक्लूड आ जाती है कि प्रिंसिपल सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, respect for human rights online and responsible state behavior के इसमें चीजें आ जाती हैं। ये जो स्टेट साइबर नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, एक इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर एट्रीब्यूशन है, कोऑपरेशन है साइबर थ्रेट को एड्रेस करने के लिए इसके अंदर आपने यूज करना है। सो इसके अंदर हम देखते हैं अगर इंटरनेशनल पॉलिसीज के अंदर दे हैव अ सम की एलिमेंट, फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल लॉ, सेकंड इज द नॉर्म ऑफ बिहेवियर, थर्ड वन इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको हम सीबीएम कहते हैं, next is the cyber security cooperation and capacity building that is also very important in strategic studies, and last one is the cyber norms and framework that is basically used for this. अगर हम इसको एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है जिसको हम जीजीई कहते हैं, द यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, इनका काम क्या होता है कि on a development in the field of information and telecommunication in the context of international security. इनका काम ये होता है कि ये जो telecommunication से related जितने भी information होते हैं they need to collect the information in the context of international security or global security के through. Then they formulate international policies. ये जो GG है इसका काम ये होता है कि जो to discuss cyber security challenges, develop different norms and share expertise on cyber security related issues. तो यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है ना जीजीई जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्टीज, they are only working on a telecommunication sector to collect the information, to formulate an international policy that help to discuss the cyber security challenge, to develop a norms or share expertise on cyber security related issue. दूसरी एग्जांपल आपकी आ जाती है यूरोपियन यूनियन। पहले तो देखें एक इंटरनेशनल फोरम आ गया जिसको हम यूनाइटेड नेशन के अंदर कह रहे हैं। सेकंड आपकी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, जो कि पॉलिसी है ये कि जितने भी यूरोपियन स्टेट की मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ दे आर लीगली बाउंड है कि वो दे नीड टू कोऑर्डिनेट ईच अदर, दे नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा वन स्टेट इज फेसिंग सम साइबर अटैक और साइबर थ्रेट टू दी तो नीड टू हैंडल टू काउंटर द थ्रेट ऑन एक अपने एक लेवल के ऊपर उसको वो काउंटर करना है। इट्स नॉट सो दे आर नॉट कंसीडरिंग दैट इफ सम स्टेट आर बेसिकली फेस द साइबर अटैक, इट्स नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि पूरी स्टेट का। और ये कब उसकी वो हुई थी कि जब एस्टोनिया के ऊपर अटैक हुआ था ना 2007 के में, then they have started to work on to how we can secure our critical infrastructure or a cyber attack from the outsider. तो उन्होंने इसके लिए सबसे पहले जो बनाया था वो यूरोपियन साइबर कन्वेंशन वो था, और इसी यूरोपियन साइबर कन्वेंशन को ये भी कहा जाता है दैट इज बेसिकली अ गाइडलाइन टू मेक सम इंटरनेशनल ट्रीटी और अ ग्लोबल ट्रीटी टू काउंटर दी साइबर थ्रेट। उसके अंदर वो कैसे उसको करना है। तो पहले ही हमारे पास क्या आ जाती है, यूनाइटेड नेशन आ गया एग्जाम्पल, दूसरा हमारे पास यही आ गई जो यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल आ गई। इसके अलावा थर्ड आपकी जो जिसको हम कहते हैं चैलेंज मैनुअल सिस्टम, जो कि नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये नेटो के अंदर ये एस्टोनिया के अंदर सेंटर बनाया गया है जिसको कहते हैं नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एस्टोनिया में ही एस्टेब्लिश किया गया है। That is provide a guidance on how international law applied to cyber warfare. इसके अलावा
इसका काम ये है कि इंटरनेशनल लॉ को कैसे अप्लाई करना साइबर वारफेयर के ऊपर। इसके अलावा इट एड्रेस टॉपिक लाइक स्टेट सुवरेनिटी, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड रूल ऑफ एट्रीब्यूटिंग साइबर अटैक टू अ स्पेसिफिक स्टेट। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि जो कि एस्टोनिया में काम कर रहा है, आल्दो है तो अंडर द नेटो, लेकिन ये जो इसने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है या लॉ बनाए हुए हैं, दैट इज अ मोर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टू काउंटर द साइबर थ्रेट, इसके अंदर वो बनाए जाते हैं। अब ये तो होगी एग्जांपल। रीजन ये आती है कि भाई स्टेट बेसिकली नीड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसकी केस स्टडी आप क्या दे सकते हैं। केस स्टडी के लिए मैंने आपको एक वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक बताया था, जो कि 2000 उसमें हुआ था, 17 में हुआ था। दैट वाज अ रैंसमवेयर अटैक था, कि उसमें नॉर्थ कोरिया के, उसको ये कहा जाता है अटैक जो था ना, बेसिकली दैट वाज लॉन्च फ्रॉम दी नॉर्थ कोरिया। उसने पूरी वर्ल्ड की जो एक सिस्टम है ना कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, उसको डैमेज कर दिया था। सो इट डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिस्पांस टू दैट। सो वानाक्राई जो है ना, ये मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए इस वजह से भी आ गया। इसके अलावा एक कन्वेंशन स्टार्ट होता है साइबर क्राइम्स के ऊपर बुदापेस्ट के अंदर, वन ऑफ माय टॉप एंड मोस्ट फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। बुदापेस्ट कन्वेंशन एंड साइबर क्राइम जो है ना, ये भी आपका एक हाईलाइट करता है इंटरनेशनल पॉलिसीज को ना साइबर वारफेयर के ऊपर। इसके अंदर ये बेसिकली कन्वेंशन, इसको वो किया था काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। दैट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एड्रेसिंग साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। इसने सेट किया था प्रोविजन फॉर क्रिमिनलाइजिंग साइबर एक्टिविटी, facilitating international cooperation and investigation and promoting the harmonization of national legislation. तो ये जो बुदापेस्ट कन्वेंशन था ना साइबर क्राइम्स के ऊपर, दैट वाज द फर्स्ट कन्वेंशन था दैट वाज डीलिंग साइबर वॉरफेयर या हाईलाइटिंग द इंटरनेशनल पॉलिसी। इसने बेसिकली क्या किया था कि एक प्रोविजन सेट की थी कि आपने कैसे क्रिमिनलाइजिंग साइबर एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, और प्रमोट कैसे करना है कि नेशनल लेजिस्लेशन को कैसे यूज करना है ना ग्लोबल लेवल के ऊपर, आपने कैसे उसको यूज करना है। इसमें तकरीबन 60 कंट्री ने साइन किया था ट्रीटी के ऊपर। देयर वाज अ पार्ट ऑफ दिस बुदापेस्ट कन्वेंशन के अंदर उन्होंने इसको यूज किया था, जो कि उसमें आए थे। तो ये आपके हो गया जी इंटरनेशनल पॉलिसीज, जिसके पहले हमने की एलिमेंट देखे, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी कि रीज़न क्या थी कि ये किस वजह से यहाँ पर आ गई थी। तो उस एग्जांपल को हमने केस स्टडी में देखा, पहले वानाक्राई केस स्टडी देखा, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद ये बुदापेस्ट कन्वेंशन जो क्राइम के ऊपर वो आया था, ये था। इसके अलावा केस स्टडी और भी बहुत सारी लिख सकते हैं कि जो, लेकिन केस स्टडी वो मेंशन कीजिए कि जो ग्लोबली वो किया। जैसे एक ऑपरेशन अरोरा, उसको ये टारगेट किया जाता है कि ये that was China was behind this operation Aurora. You can also put operation Aurora that was compelling international cooperation, or it also focus that how the international cooperation is a very important to counter the cyber threat. Operation Aurora हो गया, उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सोलर विंड्स है उसको आप लिख सकते हैं, और सोनी पिक्चर्स को भी आप इसके अंदर लेके देख सकते हैं। इसके अलावा जो अरमाको जो सऊदी ऑयल कंपनी के अंदर वो अटैक हुआ था, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, लाइक उसके थ्रू फिर ये पूरे के पूरे इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल इंटरनेशनल जो पॉलिसीज होती हैं वो उसके की एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे वो किसके थ्रू बनाई जा सकते हैं, उसमें क्या केस स्टडी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं करूंगा क्वेश्चन फिर। सर यस प्लीज। उमर, मैं सीरियसली मैं आपको कहने लगा था अभी। सर मेरी क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट तो ये कि जो करंट ऑडियो लीक्स हो रही है,
इसमें सर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ प्राइवेसी या जो साइबर क्राइम्स एक्ट से कि जो कहा जा रहा है ना इस ऑडियो लीक्स में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जो इसको लीक करवा रहा है जो परपेट्रेटर है ये उसको तलाश करने उसको सर्च करने ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड ये कैसा है जो पहले इनका जवाब दे मैं सेकंड करता हूँ। दूसरा जी 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 अब बोले बोले पहले आप कह रहे हैं कि ऑडियो लीक्स के जो है ना ये दैट इज रिलेटेड टू द प्राइवेसी। ओके सेकंड क्या है? सेकंड ये कैसा है जो सर भूल गए अच्छा ओके याद कर लीजिएगा मैं इसको एडजस्ट कर चलो। ये जो ऑडियो लीक्स का इश्यू है ना पाकिस्तान, ये इसमें कोई शक नहीं है कि दैट इज अगेंस्ट आवर बेसिक ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी राइट्स जो हैं, लेकिन आप उनका पर्पस देखें इनको किस मकसद के लिए यूज किया जा रहा है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। वैसे भी पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट इज अ लॉलेस स्टेट है। अगर ये किसी एक डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर होता है, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर होता है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। यूएस की जो पॉलिसी आई थी ना, जो प्रिज्म प्रोग्राम कहते हैं कि जिसका पर्पस था कि वो पूरी दुनिया को थ्रू द नेटवर्क के थ्रू वो मॉनिटर कर रहे थे या रिकॉर्डिंग कर रहे थे कॉल्स वगैरह की। तो अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई कि उनके जो चीफ थे ना उनको 10 बार स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आके पेश होना पड़ा। उनको बताना पड़ा कि हम सिर्फ उनके मॉनिटरिंग कर रहे हैं इनसाइड द यूएस टेरिटरी के अंदर, जिन जो टेररिस्ट हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर हम सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आखिर उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया, यूएस प्रिज्म पॉलिसी एक पॉलिटिसाइज हो गई, उसको बंद करना पड़ गया, उसको चेंज करना पड़ गया, उसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन, कोर्ट ने इंटरवीन किया कि आप किसी को मॉनिटर कर ही नहीं सकते। वो करते क्या थे, सिर्फ लोकेशन मॉनिटर करते थे और कुछ भी नहीं होता था। या कभी ऐसे जो मैसेज वगैरह हो गया, लेकिन मैसेज में एक पर्टिकुलर ये होता था कि टेक्स्ट होता था या कीवर्ड होते थे। अगर वो कोई बंदा टेक्सटिंग कर रहा है तो वो मॉनिटर करते थे, लेकिन वो लीक नहीं करते थे। मॉनिटर करने के बाद वो सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ जाती थी और वो फलां बंदे से इन्वेस्टिगेशन करती, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। वो उसको इतना सीरियस लेके क्राइम लेकर, और उनको इतना हुआ कि जब बराक हुसैन ओबामा जब प्रेसिडेंट था तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, अमेरिकन कम्युनिटी को बताना पड़ गया कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं है, हम इसको। लेकिन फिर भी उनको पूरी कंप्लीटली पॉलिसी को चेंज करना पड़ गया। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ तो आपके घर के अंदर भी आपके पता नहीं, हमारी भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। यहाँ अगर कोई लॉ होता, पहले तो बात यह कि अगर कोई लॉ होता तो ये सारे के सारे जो क्रिमिनल है वो हमारे रूलर ही ना होते हैं। तो ये ऑडियो लीक्स इज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेसी, एक साइबर क्राइम्स है। अगर आप प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर ये किसी को ट्विटर के ऊपर उठा के लेकर आप बंद कर देते हैं तो दैट इज ऑडियो लीक इज अ मोर डेंजरस। और भैया किसी की प्राइवेसी है, अगर छोटी सी बात भी हो रही है आप उसको कैसे मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लॉ है कि जिसके अंदर आप किसी की भी ऑडियो को आप लीक कर दें, ये कर दें? और ये पाकिस्तान के अंदर लॉ है, इसको आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा वहां पर जाके? एक आपका पॉलिटिकल लीडर जेल में अदालत में बैठा होता है, उसको वहां से उठा के ले जाते हैं अदालत, उसको कहते हैं यस इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ। तो फिर इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर यही कह सकते हैं रेस्ट इन पीस हमारा जो लॉ है। सो दैट इज बेसिकली है, ये प्राइवेसी में आ जाता है। बट कोई लॉ हो तो इसको इसको तो आप किसी सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर सोचा भी नहीं जा सकता कि हाँ मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना कि लीक तो कभी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो भी इंडिविजुअल, अगर प्योरली दैट इज बेसिकली चैलेंज द स्टेट सिक्योरिटी। लेकिन अमेरिका के अंदर अब इसको भी उन्होंने वो कर दिया कि यूएन। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इसमें था, बॉस्टन में था ना, जिस एरिया में रहता था मैं उसको कहते हैं समरवेल। वहां पर उन्होंने लगाए थे एआई जो कैमरास लगाए थे ना, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जैसे चैनल ने लगाए हुए थे, ताकि उसको हम सिक्योर कर सकें, उसके रिजल्ट को देख सकें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें पूरे अमेरिका के अंदर। वहाँ जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना प्रोटेस्ट किया, सिर्फ 3 दिन के अंदर आखिर उनको जो मेयर था वहाँ का, स्टेट का, उस काउंटी का, उसने आके अपोलोजाइज किया। उसके बाद वो उनको दोबारा ये जरूरत नहीं हुई कि यहाँ जाकर कोई इस तरह की इंस्टॉलेशन कर सके या एआई के कोई भी टूल वहाँ पर यूज कर सके। और आप किसी भी अमेरिका के अंदर जाते हैं ना, जिस स्ट्रीट के अंदर जाते हैं तो पहले मैसेज लिख देते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि एवरीवन नो दैट हम अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशन, या हमें कोई जरूरत है जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
यहाँ पर। इवन आप बसेस के ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जाते हैं तो वो आपको पहले मैसेज दे देते हैं कि ये हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी इस तरह आपको वो कर देते हैं कि जी रिकॉर्डिंग हो रही है इसका। तो ये है टोटली अगेंस्ट द प्राइवेसी लॉ। बट बात तो ये राइट इज राइट, कौन इसको कर सकता है। ये टोटली एक अनसिविलाइज्ड, एक उससे भी बुरा तरीन आप उसको कह सकते हैं। बट यस वी हैव अ लॉ, इफ लॉ कैन बी इम्प्लीमेंट देन ये जो है फिर तो ये जेल में होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? तो वो तो कवर होगा इसमें जो कोई लीगल या इलीगल थर्ड पार्टी इस चीज को मतलब या उसको मैच करके तो जिसकी लीक होती है उसको नहीं किया जाए। आप क्वेश्चन लिख लेंगे, अगर चैट में वो कल लिख लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में या तो मेरी तरफ सिग्नल का कोई इशू है या आपकी तरफ, बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी क्लियर आ रही है आपको वॉइस? शायद मेरी आप वो रिपीट करें आप क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड वो आपके मेरे ख्याल में सिग्नल का कोई इशू है तो योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ये जो दो बंदे की जो अच्छे स्तर पे छोड़ देते हैं। आप अगर क्वेश्चन लिख दें तो दैट्स द मूड कि मैं उसको शेयर। जी कोई किसी और का क्वेश्चन है? मैं जब तक ये उमर कौन लिखता है फिर मैं भी फिर क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते। यस जी निदान नसीम एंड अलीज़ी का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है अबाउट साइबर अटैक तो फिर हम उसे की एलिमेंट्स में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बट दे आर वर्किंग, इट डजंट मीन के इफ यू आर अनएबल टू के उसके अंदर वो कर रहे हैं कि तो बेसिकली दे आर कन्विंसिंग टू द स्टेट दैट हाउ वी कैन इंक्रीज आवर कोऑपरेशन, या उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, या व्हाट काइंड ऑफ लॉ वी कैन यूज। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। 2015 के अंदर यूएस चाइना का एक साइबर एग्रीमेंट होता है, यू नो दैट के एक दूसरे के जो कंपिटिटर हैं बट दे आर ऑन एग्रीमेंट टू डिफाइन टू कोऑपरेट ईच अदर। तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा बनाया जा रहा है कि इसको हम अगर कोई अटैक होता है या किसी किस्म का एक साइबर टेक्नोलॉजी को उसको यूज करता है कोई भी स्टेट, तो हम उसको काउंटर करके या उसके रिटेलिएशन या पनिश कैसे कर सकते हैं। तो वो जो बाउंड्रीज हैं या नॉर्म्स हैं उसको अभी एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक मेरी प्रोफेसर हमेशा कहती थी कि साइबर स्पेस का इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है कि इट इंक्लूड्स वेरी लेट इन आर पॉलिटिकल साइंस फील्ड और इन सोशल साइंस फील्ड और इन आर पॉलिसी मेकिंग। तो इसको समझने में ना तकरीबन कोई 2 डेकेड्स लग गए कि ये 90 में लिखना शुरू किया था कुछ प्रोफेसर ने कि साइबर वॉर जो है ना इज कमिंग, लेकिन 2010 में पहली बार अमेरिका ने पॉलिसी बनाई 2009-10 के अंदर, तो आप समझिए आफ्टर 20 ईयर। सो उसके बाद इसके फिर स्टार्ट हो रही है कि ये कोई इंटरनेशनल लॉ कैसे बनाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करते तो स्टेट नहीं करेंगे, स्टेट के दरमियान आपस में भी कोऑपरेशन है। जैसे यूएस चाइना के दरमियान एग्रीमेंट है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसको देखेंगे, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से उसको वो करेंगे, फिर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूएस का यूरोपियन यूनियन के साथ है, चाइना का यूरोपियन यूनियन के साथ है, कनाडा के साथ है। तो स्टेट इंडिविजुअली ऐसा ऐसा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फिर उसको एक वो करेंगे थ्रू द यूनाइटेड नेशन, इसको लेकर आएंगे। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन का ग्रुप है ना एक्सपर्टीज, ये जो टेक्नोलॉजी को वो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम करता है, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू एस्टेब्लिश नॉर्म्स जो कि एक सब स्टेट्स के लिए एक्सेप्टेबल हो और उसको देखकर लेजिस्लेशन बनाई जाए। फिर उन्होंने कहा कि इसको हम देखते हैं जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है ना उसके थ्रू इसको डील किया जाए, कि ये एक ट्रेंड्स चला है जो कि हम अपनी लाइफ के लिए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको जो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीड्स है,
तो अगर कोई अटैक है या इसको इलीगल यूज कर रहा है या हमारी प्राइवेसी को या इसको यूज कर रहे हैं तो हम इसको काउंटर कैसा करें। तो मे बी देयर इज सम डेवलपमेंट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के जिसको एक इंटरनेशनल लॉ के में बनाया जाए कि डिफाइन किया जाए कि स्टेट पनिश करेंगी तो वो कैसे, जैसे ये स्पाई पकड़े या कुलभूषण यादव पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अपने ट्रायल किया, लेकिन इसको फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेकर गया। तो हो सकता है इसी तरह का कोई बन जाए कि अगर कोई इंट्रूडर पकड़ा जाता है तो पहले स्टेट वो करे फिर उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना। लेकिन मसला सिर्फ दो चीज़ों का आ रहा है, एक आपके एक वर्चुअल मीडिया में आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं होती, सेकेंडली उसको ट्रेस करना जो है ना, जियोग्राफी या उसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये कहाँ से अटैक हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना टेक्नोलॉजी को जो काम कर रहे हैं कि हम हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया या टीसीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू हम उसको किया जाए। तो उसको फिर हम देख कर पहले से आइडेंटिफाई करें फिर उसको करें। तो मेरा ख्याल है इस तरह होगा कि जो आइडेंटिफिकेशन का काम होगा वो स्टेट को दिया जाएगा। जब आइडेंटिफाई किया जाएगा तो फिर वो स्टेट अपने लॉ